हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं सचिन। आज आप सभी को आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं, जिनको आप ध्यान से समझ लेना। अगर इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जाओगे तो आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, वो है कार्य। कार्य के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाना। कार्य का मतलब क्या होता है? वर्क, यानी कि जो भी आप गतिविधियां करते हो जिसका कोई आपका उद्देश्य है, किसी उद्देश्य से ही तो काम करते हो ना, और जिससे आपकी कोई ज़रूरत पूरी हो रही है, तो वो जितने भी सभी मनुष्य कार्य करता है जिससे आपकी एक समाज में पहचान बनती है। लाइक मेरा कार्य है पढ़ाना, तो मेरी समाज में पहचान है एज अ शिक्षक, एज अ टीचर। आपका कार्य है पढ़ना, तो समाज में आप क्या हो? स्टूडेंट हो। तो कार्य के उद्देश्य क्या होते हैं? कार्य नौकरी और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन है। आप कार्य करते हो नौकरी के लिए, आपको पैसे मिलते हैं। कार्य स्वयं की पहचान को विकसित करना और स्वाभिमान बढ़ाने का साधन है। आप जो काम करते हो उसकी एक पहचान बनती है आपकी। कार्य आनंद और मानसिक संतुष्टि का स्रोत है। किसी किसी को अपना काम करके बहुत अच्छा महसूस होता है। कार्य पद, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। मान लो किसी का कार्य है कि भाई वो आईएएस ऑफिसर है, तो उसका पद, उसकी शक्ति, वो बहुत उसको वही अच्छा लगता होगा। फिर है कार्य स्वयं विकास व स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम है। काम करके आप अपना विकास करते हो, ठीक है, और क्रिएटिविटी आती है आपके अंदर। फिर है कार्य आध्यात्मिक आचरण, धर्म एवं कर्तव्य की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी कि कार्य करते हो आप, जो कर्म करते हो अपने, है ना, आप ऐसे काम करो, धर्म का पालन करो, अच्छे आचरण से अपना काम करो। और कार्य द्वारा हमें आर्थिक लाभ होता है। आप जो काम करते हो उसके बदले आपको पैसे भी मिलते होंगे, ठीक है, अगर आप कोई वर्क करोगे। फिर है भारतीय हस्तशिल्प चित्रकला के उदाहरण। ये आपके चित्र बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप ये फ़ोटो देख लेना। ये जो फ़ोटो है ये है शोला शिल्प उड़ीसा से, और उसके अलावा है चन्नपटन की मूर्तियाँ, इस तरीके से आती है, कर्नाटका का है ये आर्ट। और फिर है पत्थर मूर्ति कला राजस्थान, और वारली चित्रकला महाराष्ट्र, ठीक है, जो आपको ये दो दिख रहे हैं ब्लू और रेड कलर में, और कठपुतली कला राजस्थान। तो ये फ़ोटो आते हैं पेपर में, जब भी मैंने आपके सामने लगाए हैं। अगला प्रश्न आ सकता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जो केजीबीवी जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, बालिका विद्यालय। तो इसका जो आरंभ है ये आपका सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया था 2004 में, कि भारत में सभी को शिक्षा पहुंचे, खासकर जो बेटियां हैं उनको। तो भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन को लागू करने के लिए इसको मतलब और ज़्यादा आगे बढ़ाया कि सभी को एक शिक्षा का अधिकार है, सभी को शिक्षा मिलनी भी चाहिए। फिर इसको लाभ किसको मतलब मिलता है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का लाभ किसको मिलता है? जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी की जो बालिकाएं हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं, जो गरीब हैं, बीपीएल लाइन से नीचे आती हैं, जो परिवार गरीब पिछड़े वर्ग के हैं, जो स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं, उनका यहाँ पे नाम लिखा जाता है स्कूल में। तो इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो बहुत बुरी परिस्थितियों में जो जी रहे हैं उनको शिक्षा देना, लड़कियों को। बीपीएल परिवार, जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं जो बीच में स्कूल छोड़ देती हैं कारणवश, किसी स्ट्रगल की वजह से, तो उनको से वापस से उनको एजुकेशन देना, बालिका शिक्षा दर को बढ़ाना। जो जो ये लिटरेसी रेट है ये बहुत कम है लड़कियों का। फिर राइट टू एजुकेशन को लागू करने में सहायक। तो ये राइट टू एजुकेशन भी हमारे यहाँ पे भारत में लागू किया गया था, तो उस टाइम पे यही हमारा मकसद था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को फैलाएं। इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये अभी रिसेंट का है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में इस योजना को शुरू करा। बेसिकली इसमें 3 मंत्रालय शामिल थे सरकार के। एक था महिला बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, क्योंकि बेटियों का है भाई योजना। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ठीक है, इसी को एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से जो है आपके 3 ये जो है मंत्रालयों ने मिलकर इस योजना को आगे लाने में मदद करी। तो बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या था? पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये होता है, कई बारी लड़की पैदा नहीं होती उससे पहले ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है उसकी। तो ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ खत्म हो, पक्षपात खत्म करो यार, लड़का हो लड़की ना हो, ये सब गलत है। बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना, इसका सबसे मेन टारगेट था, लड़कियों को एजुकेशन देना। शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाना, उनको स्कॉलरशिप्स देना। लिंग अनुपात में सुधार, यानी कि लड़के और लड़की की जो संख्या होती है उसमें बैलेंस बने, ऐसा ना हो सिर्फ लड़के लड़के समाज में ज़्यादा है, लड़कियां हैं ही नहीं। और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए एक वातावरण अच्छा बनाओ, भाई उनको एम्पावरमेंट मिले। समाज की लैंगिक रूढ़िवादी सोच, जो ये लिंग भेद होता है, जो लिंग को लेकर, जो मेल फीमेल को लेकर जो रूढ़िवादी मीन्स पुरानी सोच है, इस चीज़ को ख़त्म करना। अगला टॉपिक है सुकार्य की
ठीक है, जिसको अर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। तो अर्गोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्गोन यानी कि काम, नॉमिक्स यानी कि प्राकृतिक नियम। जब आप काम करते हो तो आप अगर कुछ साइंटिफिक प्राकृतिक नियमों को यूज करते हुए काम करोगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा आपको। आप ये भी समझ लो, इसे मानव कारक अभियांत्रिक भी कहा जा सकता है, यानी कि ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग। होता क्या है, मनुष्य को आप एक तरीके से ऐसे देखोगे, सुकार्यिकी मानव व मशीन का सामंजस्य है। और इसको थोड़ा और अच्छे से परिभाषा में बताता हूँ। सुकार्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जैविक विज्ञान के आधार पर कार्य करने वाले व्यक्तियों, उनकी आवश्यकताओं, उपकरणों और कार्य विधि और पर्यावरण के साथ अंतर संबंध। यानी कि इसको सिंपल भाषा में समझाऊं, आप एक ऑफिस में जाते हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो, आप जिन उपकरणों का यूज़ करते हो वो अच्छे हों, यानी कि वो टेबल हो सकती है, वो चेयर हो सकती है, आपकी ज़रूरतें पूरी हों, तो वो आप साइंटिफिकली सोच समझ के अच्छे से करो। तो सुकार्यिकी का उद्देश्य यही होता है, जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे जो आपके उपकरण हैं, जितने भी जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो ऐसी हों जो सुविधाजनक हों। यानी कि आपकी कुर्सी है तो लचीली सी हो, कमर ना दुखे उसमें, एक एग्जाम्पल था। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम करने का तरीका और अच्छा होगा। तो बेसिकली सुकार्यिकी के कुछ 4 स्तंभ होते हैं। पहला है औद्योगिक मनोविज्ञान, यानी कि कार्यस्थल से प्रेरणा लेना, यानी कि आप जो आपका वर्क प्लेस है आप उसको देखोगे किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए। फिर है मानव मिति, यानी कि शरीर का आप आकार और माप ये देख लोगे कि भाई कुर्सी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग क्या सही रहेगी, टेबल क्या सही रहेगी। फिर है जीव यांत्रिकी, यानी कि पेशी कंकाल गतिविधियां और क्रियात्मक कार्य व बल। इसका मतलब है ये भी एनालाइज किया जाएगा इसमें कि आप अपने मांसपेशियों को और अपने हड्डियों को, अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे करते हो, दिन भर कितनी मूवमेंट होती है आपकी, उसके हिसाब से सब एनवायरनमेंट बनाया जाए। शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि आप किस मुद्रा में बैठते हो, कार्य कितने लंबे समय तक करते हो, आपकी क्षमता कितनी है। ये 4 चीज़ों को देखकर ही आपकी ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप गलतियां कम करोगे, आपको चोट नहीं लगेगी, दुर्घटना का जोखिम कम होगा, आपके कार्य की दक्षता बढ़ेगी, तनाव कम रहेगा और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, रोजगार से भी आपको संतुष्टि मिलेगी। जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा वर्क प्लेस का तो आपको भाई एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक आहार विशेषज्ञ की क्या भूमिका होती है, तो देखो, जो एक डाइट स्पेशलिस्ट होता है तो वो क्या करता है कि भाई अलग अलग बीमारियों के प्रबंधन में आपकी मदद कर सकता है। तो एक व्यवस्थित और औचित्यपूर्ण तरीके से प्रत्येक व्यक्ति या मरीज की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि वो जो एक आहार विशेषज्ञ, जो डाइटिशियन होगा ना, वो आपकी ज़रूरतों को देखेगा कि एज अ पेशेंट आपको क्या उस टाइम पे चाहिए, पोषण देखभाल कैसे है, ठीक है, पोषण क्या देना है, तो वो उसको इवेल्युएट करेगा, मूल्यांकन करेगा, आपकी पोषण की स्थिति कैसी है, आपका न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, आपको पोषण में जो समस्या आ रही है उसके निदान के लिए वो प्लान बनाएगा। वे तकनीकी सूचना को आहार संबंधी दिशा निर्देश में बदलकर आहार चिकित्सा का उपयोग करेंगे। आहार चिकित्सा का मतलब बीमारी को ठीक करने के लिए आप अपने आहार में, डाइट में परिवर्तन करो जिससे रिकवरी और जल्दी हो। पोषण देखभाल के परिणामों का मूल्यांकन करके योजना में परिवर्तन करेगा, यानी कि पहले तो वो अपना पूरा प्लान बनाएगा, फिर लास्ट में उसको मूल्यांकन करेगा उसका कि वो कामयाब हुआ या नहीं, लगता है कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो वो उसमें परिवर्तन भी करेगा। रोगियों को सलाह देगा कि यदि ज़रूरत है तो भाई मतलब आपको क्या अच्छा न्यूट्रिशनल लेवल, पोषण स्थिति अच्छी बनी रहे बचपन से बुढ़ापे तक, तो उसके लिए वो सजेशन देगा। जिन मरीजों को ऑपरेशन कराना होता है तो उन्हें सर्जरी से पहले क्या खाना है, बाद में क्या खाना है, उसकी योजना, डाइट प्लान बना के देगा। ये काम होता है बेसिकली उसका। अगला टॉपिक है, देश में मधुमेह के रोगियों के बढ़ने के कारण क्या है। डायबिटीज़, क्यों डायबिटीज़ इतना जो है रोग ऐसा हो चुका है जो हर किसी को हो रहा है। मधुमेह की राजधानी बन चुका है हमारा देश, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो खाद्य पदार्थ आज हम यूज़ करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट है, दूसरा उसके अंदर फैट बहुत है, उसके अंदर ग्लूकोज, शुगर और ये सब चीज़ें, बहुत मीठा खाने से भी ये होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं, आप जो है फाइबर कम खा रहे हो, ठीक है, आप रिफाइंड खाना ज़्यादा खा रहे हो, आपके खाने में विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, ठीक है। मांसाहारी लोग जो हैं वो जंतु प्रोटीनों का उपयोग, मतलब मांसाहारी लोगों में जंतु प्रोटीनों के उपयोग का बढ़ना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मांस आहार कर रहे हो, जीवन शैली आपकी बहुत ख़राब है, शारीरिक गतिविधि ना के बराबर एक्सरसाइज आप करते नहीं हो। फिर इसके अलावा ये तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा।
फिर रोग या फिर जब आप बीमार रहते हो तो आपकी पोषण स्थिति कैसे प्रभावित होती है? भाई सिंपल है, आपको बुखार है, खांसी जुकाम है तो आपके पोषण में भी बदलाव आएगा, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो लो रहेगी, आपका जो घाव है वो देरी से भरेगा, आपकी रिकवरी में टाइम लगेगा, आपके शरीर के बहुत सारे अंग सही से काम नहीं कर पाएंगे, आपका पाचन खराब हो सकता है, ठीक है, सही से आप खाना पचाओगे नहीं और उत्सर्जन क्षमता में भी कमी आ सकती है अगर आप बीमार रहते हो तो। रोगी को भोजन देने के तरीके, तो बेसिकली अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको दो तरीके से आप भोजन दे सकते हो। एक है नली द्वारा भोजन देना, एक है अंतःशिरा संभरण। नली द्वारा क्या है, एक नली लगा दी जाती है और उससे भोजन दिया जाता है। यदि जठरांत्र क्षेत्र कार्य कर रहा है तो यानी कि जो आपका पूरा एकदम क्षेत्र सही है, अंदर खाना वाना जा रहा है, सब पच रहा है, तो ये तो मतलब आप मतलब खा सकते हो और ये तरीका थोड़ा सा सही है, ठीक है, कि इसको अच्छा माना जाता है। लेकिन जो अंतःशिरा है ना, इसके अंदर क्या होगा, आपको ड्रिप द्वारा दिया जाएगा, नसों में आपका जो है वो खाना पहुंचाया जाएगा उसको लिक्विड फॉर्म में करके, और जितनी ज़रूरत है उतनी एनर्जी आपको दी जाएगी। यदि आपको चबाना और निगलना संभव नहीं है तभी ये बेहोशी की हालत में भी है, अगर कोई उठ नहीं सकता है, बेहोश है, कोमा में है, तो उसको इसी तरीके से खाना खिलाया जाता है। आपने देखा 20-20 दिन तक, 25-25 दिन तक आईसीयू में लोग रहते हैं, कोमा में, उठते नहीं हैं, तो वो क्या वो खाना नहीं खाते? खाते हैं, उनको यही तरीके से खाना दिया जाता है। भारत में अति पोषण के कारण एक होता है कुपोषण, जिसको अल्प पोषण भी कहा जाता है। एक होता है अति पोषण, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी खा लेना, बहुत मोटापा आ जाना। तो बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल ख़राब होगी तो मोटापा आ सकता है। लोग श्रम मेहनत कम कर रहे हैं, यातायात के लिए आप जो है ट्रांसपोर्ट के साधनों पर, मतलब जो आपकी बाइक है, स्कूटी है, उस पर निर्भर हो, चलते बहुत कम हो पैदल, और घर के बाहर की शारीरिक गतिविधि जो होनी चाहिए उतनी वो नहीं है आपकी। बच्चे मैदान में नहीं जा रहे, मोबाइल में लगे पड़े हैं, ठीक है। खाना भी जो है वो रिफाइंड खा रहे हो, स्नैक्स वगैरह में ऐसा खा रहे हो, वेस्टर्न खाना, तो पिज़्ज़ा बर्गर, क्या होगा फिर आपका? साबुत अनाज खा नहीं रहे हो, फल नहीं खा रहे हो, दाल सब्जियां नहीं खा रहे हो, तो यही दिक्कत आएगी। तो पोषण की समस्याओं के कारक क्या हैं आपके अंदर? न्यूट्रिशन जो समस्याएं हैं वो क्यों आती है? एक तो गरीबी के कारण, आप अच्छा पोषण वाला खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गए या महंगे महंगे फल हो गए। शौचालय की कम सुविधा, इससे भी बीमारियां पकड़ती हैं भाई। आप अगर शौचालय की सुविधा नहीं होगी, आप खुले में जाओगे तो 100 तरीके की बीमारियां होंगी, पेट साफ नहीं होगा सही से। फिर है राजनीतिक इच्छा शक्ति, कई नेताओं का ही मन नहीं होता भाई गरीबों का कुछ भला करें, तो सरकार की नीतियां भी नहीं होती। स्वास्थ्य सेवाओं में उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है कि हॉस्पिटल्स इतने अच्छे से काम करें कि सभी का ये जो न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है ठीक कर सकें। हॉस्पिटल अब अगर अपना सही से काम करें तो वो उनको फ्री में वो मल्टी, जो वो क्या कहते हैं उसको, वो एक टैबलेट्स होती हैं जो, जिससे कि आप विटामिन वगैरह की टैबलेट दे दी, ठीक है, मल्टी विटामिन टैबलेट्स, ठीक है, वैसा कुछ दें तो ये हो सकता है, ठीक है। कृषि की नीति खराब है भाई, खराब खराब उसमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं और मतलब कीटनाशक यूज़ हो रहे हैं, तो उससे भी बीमारी और पोषण की समस्याएं आ रही हैं। आर्थिक कारक वो आप गरीबी वाला रख सकते हो, ठीक है, 5-6 पॉइंट काफ़ी है। पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है कईयों को भाई, सफाई सही से नहीं करते, ठीक है, इतना आप याद रख लो, काफ़ी है। भारत में पोषण संबंधी समस्याएं क्या क्या हैं? तो देखो, इंडिया के अंदर पोषण से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं। जैसे पहली समस्या है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो प्रोटीन ऊर्जा जो कुपोषण है, इसका मतलब है कि जब प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वो अपर्याप्त यानी कि पर्याप्त आपको नहीं मिल रहा है, तो बच्चों को, बड़ी उम्र के लोगों को, और जो क्षय रोग के और एड्स जैसे रोगों में से ग्रसित लोग होते हैं उनको इस कुपोषण का खतरा रहता है, ठीक है, आप अगर प्रोटीन सही से नहीं ले रहे हो। इसके अलावा मरासमस है, यानी कि भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला अल्प पोषण, यानी कि आपको प्रॉपर एनर्जी खाना नहीं मिल रहा तो मरासमस होगा आपको। क्वाशियोरकर है, यानी कि प्रोटीन की कमी होगी तो आपके अंदर क्वाशियोरकर की स्थिति आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आयरन की कमी होगी तो आपको खून की कमी भी हो जाएगी, ठीक है। फिर है खून की कमी को ही आरक्तता भी कहा जाता है, जब हीमोग्लोबिन बनना काफ़ी कम हो जाए शरीर में, जिससे हीमोग्लोबिन के लेवल कम हो जाते हैं, तो वो कम होगा तो ऑक्सीजन प्रॉपरली शरीर में नहीं जाएगा। तो इसके कुछ संकेत होते हैं, लाइक आपका जीभ जो है, आपकी टंग है वो पीली हो जाएगी, नख परतों में पीलापन, नाखूनों में पीलापन आ सकता है, कोमल तालू में पीलापन आ सकता है, आपका फोकस बिगड़ेगा, आपकी याद करने की शक्ति जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, पीलापन बॉडी में रहने लगेगा, आपकी आंखों में दिक्कत आ जाएगी, ये सब बातें हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? देखो, विटामिन ए क्यों चाहिए?
कि भाई आपकी दृष्टि अच्छी रहे, आपके वृद्धि विकास के लिए, आपके इम्यूनिटी के लिए विटामिन ए चाहिए होता है। कमी होगी तो आपको रात में दिखना कम हो जाएगा, पूरी तरीके से भी अंधे हो सकते हो, और इन्फेक्शंस होते हैं उसके प्रति आपकी बॉडी लड़ नहीं पाएगी, शरीर की वृद्धि सही से नहीं होगी। आयोडीन अगर मतलब शरीर में कम है तो क्या हो सकता है? तो भाई आयोडीन मानसिक शारीरिक रूप से वृद्धि विकास के लिए ज़रूरी होता है, नमक में जो पाया जाता है, वो नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। तो हिमाचल क्षेत्र, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ऐसी जगहें हैं, आंध्र प्रदेश तक, जहाँ पे जो है आयोडीन की कमी पाई जाती है लोगों में। तो ये है क्वाशियोरकर, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो। ये है आरक्तता, खून की कमी। ये रतौंधी, जब रात में दिखना कम हो जाए। ये गलगंड है, आयोडीन की कमी से हो सकता है, ठीक है, गला ऐसा हो जाएगा आपका। भारत में स्वास्थ्य देखभाल के स्तर देखो भाई, भारत में आप जब इलाज कराने जाते हो तो एक तो छोटा हॉस्पिटल होगा प्राथमिक लेवल का, जो आपके आसपास गांव का होगा, जहां पे प्राथमिक प्राइमरी हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है। फिर द्वितीयक स्तर पे वो मतलब लाइक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, जिला हॉस्पिटल होते हैं, जो थोड़े से बड़े होते हैं। तृतीयक स्तर पर वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जैसे एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, मैक्स, अपोलो, ठीक है, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आते हैं। सो बहुत ज़्यादा जो मल्टी स्पेशलिस्ट मतलब मल्टी स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल्स होते हैं। भारत में भोजन सुरक्षा कार्यक्रम देखो भाई, भारत में भोजन सभी को मिले, गेहूं, अनाज वगैरह, चावल सबको मिले, इसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए, लाइक जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, कार्य के बदले अनाज राष्ट्र कार्यक्रम। ये क्यों सरकार ने चलाए कि सबको अनाज मिले, ठीक है। इसके अलावा ये वाला आप स्किप कर दीजिए, ये ऊपर वाला बस आप याद रखिए। खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास। अब देखिए हुआ क्या था, जो आपका फूड रिसोर्सेस, फूड टेक्नोलॉजी, खाने को कैसे बचाना है, प्रिजर्व करना है, कैसे उसको देखना है, ये फूड टेक्नोलॉजी में आता है। उसको डब्बा पैक करके कैसे रखना है। तो 1810 का टाइम था, निकोलस एपर्ट ने क्या करा, एक आदमी था ये, इसने खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित किया कि कैसे पैक करके खाना जो है वो हम रख सकते हैं। फिर 1864 में एक बंदा आता है जिसका नाम था लुई पास्चर। अब इसके नाम से आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। पास्चर ने क्या करा, अंगूरी शराब को ख़राब होने से बचाने का शोध किया कि जो अंगूरी शराब है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके अलावा अल्कोहल, सिरका, बियर, दूध के खट्टा होने पर भी शोध किया कि भाई दूध खट्टा क्यों हो जाता है, ठीक है। उन्होंने ऐसे जो जीवाणु होते हैं जो कि बीमारी पैदा कर सकते हैं दूध में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, तो वो चीज़ों को कैसे नष्ट करना है, उबाल लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहीं से पास्चुरीकरण आया, पैस्चराइजेशन, जो दूध की थैली पे लिखा होता है पैस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है, वो लुई पास्चर से ही आया है वो वर्ड। फिर 20वीं सदी में विश्व युद्ध बहुत ज़्यादा चल रहे थे, अंतरिक्ष में खोज ज़्यादा होने लगी थी और साइंटिस्ट जा रहे थे। तो ऐसे में क्या है, उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ने लगी कि भाई ऐसा कुछ हो जिसको आप सीधा जाके खा लो और वो ख़राब ना हो। तो ऐसे में फिर फूड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और भोजन की बदली रुचियाँ, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों और देशों के व्यंजन अपनाने के कारण, पूरे वर्ष में मौसमी खाद्यों के पसंद के कारण खाद्य प्रौद्योगिकी विदों ने नई तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षित और ताज़ा खाद्य उपलब्ध कराने का प्रयास किया। अब जब ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो फूड साइंटिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, खाना सिर्फ मौसम में नहीं पूरे साल मतलब उपलब्ध रहे, इस तरीके से उसको कैसे सेव करना है, कैसे बचा के रखना है, उसके ऊपर काम करते हैं। भोजन के नष्ट होने के कारक। अब भोजन नष्ट कैसे हो सकता है, देखो उसके पीछे भौतिक, रासायनिक और जैविक 3 कारण हो सकते हैं। खाना खराब हो सकता है, उसमें बदबू आ सकती है, खाने का बनावट, उसकी जो जो वो शेप में था वो ख़राब हो सकता है, उसका रंग बदल सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई कीड़े मकोड़े उसमें पड़ जाएं, ठीक है, और गलत टेम्परेचर में खाना रख दिया, गर्मी से सड़ गल सकता है, सीधा धूप में रख दिया तो ख़राब हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके की इसमें किरणें पड़ रही हैं उससे हो सकता है, ऑक्सीजन और नमी के कारण, मतलब गीले में भी नहीं खाना रखना चाहिए। सो ऐसे में जीवाणु, यीस्ट, फफूंदी, ठीक है, ये सारी चीज़ों से भी खाना ख़राब होता है। और इसके अलावा आप इसके अंदर ये 4 पॉइंट लिख सकते हो 4 नंबर में अगर आपका आता है तो, ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है। अगला टॉपिक है खाद्य पदार्थों के वर्ग। तो देखो 3 तरीके की कैटेगरी है यहाँ पे। विकार्य खाद्य पदार्थ, ये वो खाने की चीज़ें होती हैं जो 1 से 2 दिन में ख़राब हो सकते हैं। दूध हो गया, दही हो गई, है ना, दूध फट जाता है अगर आप रखोगे तो। अर्धविकार्य वो हैं जो 1 से 2 हफ्ते तक आप रख सकते हो, जैसे फल हो गए, है ना, सेब लाओगे तो 2-3 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगा, सब्जियां पड़ी रहती हैं,
और प्याज आलू 2-4 हफ्ते तक आपके प्याज मतलब आलू वगैरह नहीं ख़राब होते। अविकार्य वो चीज़ें हैं जो 1-1 साल तक ख़राब नहीं होती। अनाज है, दाल है, तिल वाली चीज़ें हैं ना, दाल आपकी सालों साल पड़ी रहेगी तो भी मतलब ख़राब नहीं होगी। खाद्य पदार्थों को भोज्य और सुरक्षित रूप में संरक्षित करने के लिए पुरानी विधियाँ कौन-सी हैं? खाने की चीज़ों को प्रिज़र्व करने का पुराना तरीका, तो धूप में सुखाना और उसमें किण्वन करना, नमक लगाना, अचार बना के रख लेना, सेंकना, उसको भूनना, ठीक है? और उसको चूल्हे वगैरह पे पकाना और मसालों का परिरक्षी के रूप में उपयोग करना, यानी कि मसाले लगा कर रखना उस पे। तो इससे क्या होता है कि वो खाना जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है? तो इसके अलावा नमक लगाया जाता है अचार बनाने के लिए, धूप में सुखाया जाता है सूखे मेवे जैसे किशमिश वगैरह को लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। ये वाला पॉइंट आप हटा सकते हो, ठीक है? ये नमक और धूप में सुखाना, ये 2 चीज़ें याद रख लो। भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्म जीव कौन से हैं? वो कौन से बैक्टीरियाज छोटे-छोटे हैं जो खाने की चीज़ों को ख़राब करते हैं? जीवाणु हो गए, कवक हो गई, यीस्ट हो गई, फफूंदी हो गई। ठीक है, फिर है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये चीज़ें आप छोड़ दो, सिर्फ ये वाला याद रखो, ये 4 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करना। खाद्य पदार्थ किन कारणों से संसाधित किए जाते हैं? खाद्य प्रौद्योगिकी का महत्व क्यों बढ़ गया है? ठीक है, तो इसको हम समझते हैं होता क्या है कि भाई जो मतलब आप अगर देखोगे आजकल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसी है, संसाधित हैं, प्रोसेस्ड हैं, ठीक है? और जो प्रोसेस्ड खाना होता है, क्यों? कि भाई वो खाना पैक करके प्रोसेस कर दिया जाता है तो उसका जो टाइम है वो बढ़ जाता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। उसको कहीं ट्रांसपोर्टेशन करके ले जाओ दूर तक तो मतलब उसकी वजह से भी वो ख़राब नहीं होगा। और उपभोक्ता बेहतर गुणवत्ता वाले, स्वाद वाले, ख़राब नहीं होने वाले, आसानी से पैक वाले सामान को ही प्रेफ़र कर रहे हैं आजकल, कि खाना ऐसा हो जो जल्दी ख़राब ना हो, क्वालिटी अच्छी हो, पैक भी हो जाए। और ऐसे पदार्थों की मांग बढ़ रही है जो केमिकल, पीड़कनाशियों और परीक्षकों से मुक्त हों। तो ऐसा आज की डेट में खाना हर किसी को चाहिए जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो, ज़्यादा उसमें जो है कीटनाशक ना छिड़का हुआ हो, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स ना हो। तो ऐसी चीज़ों की आज की डेट में डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे में फूड टेक्नोलॉजी का जब विकास हुआ तो अब बहुत सी ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें भी अच्छी-अच्छी आ रही हैं मार्केट में। खाद्य सुरक्षा संकट या खतरे, तो होता क्या है, खाने की चीज़ों में कुछ खतरे होते हैं। जैसे कि आपके एक तो होते हैं जैविक संकट, कोई उसमें बैक्टीरिया वगैरह घुस गए तो इन्फेक्शन हो सकता है भाई, उसमें विष फैल सकता है। फिर दूसरा है भौतिक संकट, है कोई खाने में कोई चीज़ गिर जाए, बीड़ी, सिगरेट, बाल, पत्थर, बटन, कील, कुछ भी हो सकता है, ऐसा सामान जो गिर गया वो भी खाना ख़राब कर देगा। केमिकल भी कारण हो सकते हैं भाई, उसमें आप कीटनाशक वाला वो ज़्यादा ही छिड़क दो, ठीक है, कोई अवशेष मिल जाए केमिकल के या कुछ दवाई वगैरह उसमें मिल जाए तो खाना ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 कैटेगरी होती हैं। फिर है खाद्य संदूषण और खाद्य मिलावट में डिफरेंस बताना है। खाद्य संदूषण का मतलब क्या होता है, देखो इसका मीनिंग क्या है। खाद्य पदार्थ में भंडारण या प्रसंस्करण के समय, पहले, बाद में हानिकारक, अरुचिकर या आपत्तिजनक पदार्थ जैसे केमिकल, सूक्ष्मजीव व तनुकारी पदार्थों की उपस्थिति, यानी कि जैसे लकड़ी, पत्थर और ख़राब कोई कलर वलर मिला दिया, वो कोई खाने में आ गया तो वो खाना जो है वो संदूषित हो जाता है। खाने में मिलावट का मतलब है कि इसमें क्या है, जैसे दूध में पानी मिलाना, नकली गुलाब जामुन, नकली मिठाइयों में नकली चीज़ें मिलाना, नकली पनीर बनाना, ये मिलावट की चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे उसकी गुणवत्ता ख़राब होती है। फिर है भारत में खाद्य मानक नियमन, खाने की चीज़ों के ऊपर उसको जो है रेगुलेट किया जाता है इंडिया में। तो इसके अंदर एक तो आपका आईएसआई मार्क होता है, ठीक है, इसको आप याद रखना, जो लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ रहा है ये आईएसआई मार्क है। ये क्या है, इस चिन्ह का प्रयोग का लाइसेंस लेने के लिए उत्पादकों को बीआईएस की कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। यानी कि ये जो आपका आईएसआई का मार्क होता है ये इतनी जल्दी नहीं मिलता, ये उन्हीं ये उपकरणों को मिलता है, मतलब उत्पादों को मिलता है, जैसे बिजली के उपकरण है, पानी है, कॉफ़ी है, बच्चों का कोई खाना है, ठीक है, उसके ऊपर आईएसआई का मार्क लगा होगा। जब वो पूरा खरा उतरेगा ना अगला बंदा जो भी उस चीज़ को बना रहा है, तभी आईएसआई का मार्क लगता है पैकेट पे। फिर है एग मार्क, एग मार्क जो है ये एग्रीकल्चर वाले सामान पर लगता है, बेसन, आटा, अनाज, मसाले, घी, शहद, जो एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो ये मार्क याद रखना। फिर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में, ठीक है, इसके लिए क्या भाई, एक मतलब एक ये अधिनियम या कानून बनाया गया था बेसिकली कि खाने की सुरक्षा हो भाई, ऐसा ही नहीं है कोई भी कुछ भी बना के बेच रहा है, ऐसा ना हो। तो इसलिए वही है कि भाई भारत सरकार ने 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम को पारित किया, इस कानून को बनाया।
बेसिकली खाने के लिए नियम बनाना, पूरे देश में एक ही नियम हो। खाद्य के लिए विज्ञान आधारित मानक यानी कि साइंटिफिक मानक होंगे, अगर उनको पूरा करोगे जब ही आपका वो प्रोडक्ट खाने का मार्केट में उतरेगा। तीसरा है मनुष्य के उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता हो देश में, यानी कि जो मनुष्य खा रहे हैं सुरक्षित हो, पौष्टिक हो, जहाँ पे उसको बनाया जा रहा है उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है खाने का वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो और अच्छा हो, एकदम सही तरीके से बनाया जाए। ये FSSAI वगैरह देखते हैं। फिर है विभिन्न नियम व कानून बनने के बावजूद भी जैविक खाद्य जनित रोग गंभीर चिंता का विषय हैं, यानी कि कुछ जीव जंतुओं से खाने से फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें ये सब होती हैं। ये बहुत गंभीर चीज़ है भाई। कैसे? देखो होता क्या है कि मतलब खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा है। ये खाने की सुरक्षा समझ लो या उसकी क्वालिटी समझ लो। खाने से जो बीमारियां होंगी ना, जैसे 2005 में क्या हुआ था, दस्त जैसे रोग जो होते हैं, डायरिया, ये खाने की बीमारी से होता है। गलत खाना खाओगे डायरिया हो जाएगा, दस्त होंगे। तो ऐसे में 18 लाख लोग मर गए थे भाई। और भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है एक, उसने 2010 में रिपोर्ट निकाली। उसके अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में हर साल दस्त के 30 करोड़ से ज़्यादा मामले आते हैं। इतना दस्त होगा, पेट खराब रहेगा, तो खाने से ही तो है ना ये। और इससे क्या है, व्यापार और पर्यटन को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है कि भाई खाद्य जनित रोग होंगे तो कोई लेगा नहीं बाहर का खाना, जो टूरिस्ट हैं वो भी नहीं खाएंगे, तो इससे नुकसान हो गया भाई। पैसा नहीं कमा पाओगे, आर्थिक रूप से भी बहुत दिक्कत होगी। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या है? तो बच्चा जब अपने शुरुआती चरण में होता है बचपन के, तो उसमें बाल्यावस्था जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक रहती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि जन्म से लेकर 3 वर्ष तक इसका पहला भाग है, दूसरा है 3 से 8। होता क्या है इसमें, हर एज में इस ग्रुप में क्या होता है, एक विकास अलग अलग होता है बच्चों में। जैसे शैशवावस्था, शिशु जब बच्चा होता है तो वहाँ से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, जिसमें बच्चा अपनी ज़रूरत के लिए बड़ों पर निर्भर होता है। फिर टॉडलर बच्चा होता है 2 से 3 साल का, ये फुदक फुदक कर चलता है, इसलिए इसको टॉडलर कहा जाता है। विद्यालय पूर्व बच्चा वो होता है प्री स्कूल बच्चा, जो स्कूल नहीं जा सकता बट स्कूल जाने के लिए थोड़ा बहुत तैयार होता है, तो वो परिवार से बाहर का होता है, या मतलब जो किसी एक ऐसा परिवेश जो परिवार के बाहर कहीं आंगनवाड़ी या ऐसी जगह पे वो जा सकता है। फिर है शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है जहाँ बच्चों की देखभाल की जाती है, वहाँ पे बच्चों को खाना मिलता है, आराम मिलता है, मनोरंजन होता है, थोड़ी बहुत अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, खेल खेल में सिखाया जाता है बच्चों को। ठीक है, छोटे बच्चों के देखभालकर्ता से निम्न अपेक्षाएं की जा सकती हैं, जो वहाँ पे बच्चों का ध्यान रखते हैं। एक तो वो खेल खेल में बच्चों को सिखाएं, ज़्यादा डांटे ना, इंटरेस्टिंग तरीके से, दिलचस्प तरीके से पढ़ाएं, बच्चों को काम करवाने का अवसर प्रदान करें, यानी कि बच्चों से कोई ना कोई काम करवाएं वहाँ पे। और शिक्षक बच्चों की क्षमताओं को जानता हो, कौन सा बच्चा क्या कर सकता है, ये नहीं किसी को कुछ भी काम दे दिया, कुछ भी वो कर दिया। तो आप ये 4 पॉइंट यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो शिक्षक है जो बच्चों को सिखा रहा है उसको भी पूरा एकदम अच्छे से पता होना चाहिए भाई, पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, कैसे मैनेजमेंट करना है, सभी बच्चों का रिकॉर्ड रखना है, ये चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए भाई। व्यापक गरीबी, अधिक मात्र शिशु मृत्यु दर, लड़कियों के घटते अनुपात, गंभीर कुपोषण, आयोडीन की कमी, ये कुछ मेन समस्याएं हमारे देश की है ना, कि भाई कुपोषण बहुत है, लड़कियां मर रही हैं, और गरीबी बहुत है, लड़कियां मतलब पढ़ नहीं पा रही हैं, आयोडीन की कमी, विटामिन की कमी, ये सब है। 3 चीज़ें हैं। संवेदनशील समूह, ऐसे 3 लोग जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, वो अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। युवा लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, अपने करियर को, परिवार को लेकर चिंतित रहते हैं। और वृद्धजन बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं फिर। ठीक है, तो ये संवेदनशील समूह है। अगला टॉपिक है किशोर न्याय अधिनियम 2000, मतलब किशोर न्याय अधिनियम 2000 तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015। इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है, ये कानून था जो लोग किशोर होते हैं, युवा होते हैं, उनसे रिलेटेड है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 भारत में किशोरों के लिए, ठीक है, भारत में किशोरों के लिए न्याय का प्राथमिक विधिक ढांचा है। यानी कि जो किशोर अगर है उसने कुछ गलत काम किया है तो फिर उसको अपग्रेड करके किशोर न्याय अधिनियम 2015 में आया, इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड कर दी गई।
तो इसके अंदर क्या होता है, दो तरीके की कैटेगरी बना दी गई है बच्चों की, ये जो किशोर होते हैं। एक है वो लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बाल अपराधी कहा जाता है। जो कहते हैं ना नाबालिग है और कोई कांड कर दिया, तो ये बाल अपराधी होते हैं। तो इन्हें पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता के तहत गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जुर्म किया होता है, भाई जुर्म के आरोपी हैं। दूसरी कैटेगरी है वो जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, जो बच्चे बाहर हैं, जिनके माँ बाप ने छोड़ दिया है, ठीक है, तो उनके लिए ये दो नियम आए थे। तो 2015 वाला जो नियम है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये क्या है, कोई जघन्य अपराध, भाई बहुत गलत कोई काम करोगे, 16 से 18 साल के हो तो मुकदमा चलेगा उस पर, जैसे एक बालिग पर चलता है। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत क्या होता था, ये मुकदमा नहीं चल सकता था। कोई 18 से छोटा है और उसने कोई क्राइम करा है तो उसको माफ़ कर दिया जाता था, या उसको वैसी सज़ा नहीं मिलती थी। लेकिन आज की डेट में अगर अंडर वो 18 भी है, उसने कोई गलत जघन्य अपराध किया है तो उस पर मुकदमा चलेगा। और इस अधिनियम में गोद लेने के लिए माता पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को भी शामिल किया गया है। इसी में ये भी बताया गया है अगर आपको बच्चा गोद लेना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, कौन एलिजिबल है गोद लेने के लिए, कौन नहीं है। फिर आता है समेकित बाल विकास सेवाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड सर्विसेज डेवलपमेंट सर्विसेज। ये क्या है, 6 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उनको आंगनवाड़ी वगैरह में भेजना, जहां उसको स्वास्थ्य का उसका ध्यान रखा जाए, पोषण का ध्यान रखा जाए, थोड़ी बहुत शिक्षा उसको दे दी जाए। और इसके अलावा जो माताएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट जो हैं या लेडीज़, ठीक है, या स्तनपान करवाने वाली माताएं हैं, वो यहाँ पे आ सकती हैं। उनको भी यहाँ पे भाई पोषण संबंधी चीज़ें मिलती हैं, दाल हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, खाना हो गया। ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है बच्चों के विकास करने का। और वर्तमान में इस कार्यक्रम में 41 करोड़ बच्चे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। आंगनवाड़ी नाम से ये चलता है, आपके आसपास भी होगा, आपने देखा होगा। और फिर आता है बाल गृह। ये क्या है, 3 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, सरकार इनको 3 तरीके से ये गृह होते हैं, वहाँ पे सरकार इनको रखती है। सरकार पर इन्हें घर, बोर्डिंग, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने का दायित्व होता है। सरकार का काम है बच्चों को शिक्षा देना, उनको बिजनेस या वर्क के लिए एलिजिबल बनाना, उनको अपनी छत्र छाया में रख के बच्चे का विकास करना। एक होता है प्रेक्षण गृह। प्रेक्षण गृह का मतलब होता है जहाँ बच्चे अस्थायी रूप से अपने माता पिता का पता लगा जाने तक रहते हैं, यानी कि जब तक मान लो किसी के माँ बाप का पता नहीं चल रहा तो बच्चे को इधर रखा जा सकता है। फिर विशेष गृह होते हैं, जहाँ कानून का उल्लंघन करने वाले जो किशोर होते हैं, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनको हिरासत में रखा जाता है। फिर बाल गृह होते हैं, यहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का अता पता नहीं होता, जिनके अभिभावक मर चुके होते हैं, मृत होते हैं, तो उन बच्चों को अगर कोई वापस नहीं ले जाना चाहता तो वो बाल गृह में उनको सरकार रखती है। 3 कैटेगरी होती है। फिर युवाओं की क्या आवश्यकता है, एक युवा की क्या जरूरत होती है। तो आप भी एक युवा हो तो भाई आपको साफ सफाई वाला परिवेश मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले, हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छा रोजगार मिले, तरक्की के अवसर मिले। और आपको जो है युवाओं से संबंधित मुद्दों से सरोकार रखने वाली निर्णायक संस्थाएं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मामलों में आपको भागीदारी, यानी कि जो भी भाई कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं समाज में हो रही हैं, आपको भी शामिल किया जाए उसमें, जो आपसे रिलेटेड है, आपके मुद्दे हैं। और कोई भी विरोध कह रहा हूँ, कोई भी शोषण ना हो भाई, और आपको समाज में एक सुरक्षा मिले। खेलों में आपको पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, फिजिकल एजुकेशन तक आपकी पूरी वो हो पहुंच, आपको सिखाया जाए फिजिकल एजुकेशन के बारे में, मनोरंजन के अवसर आपको मिले। ये युवाओं की कुछ ज़रूरतें होती हैं। फिर राष्ट्रीय सेवा योजना, ये इसको NSS भी कहा जाता है। स्कूल में आपने सुना होगा इसके बारे में, पेड़ पौधे लगाना और गरीब बच्चों को पढ़ा देना। तो ये भारत सरकार का एक युवा और खेल मंत्रालय की ओर से चलने वाला एक ये कार्यक्रम या योजना थी। यहाँ पे +2 के जो बच्चे होते हैं, 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले, और जो यूनिवर्सिटी लेवल के कॉलेज के बच्चे होते हैं, और जो PG लेवल के भी बच्चे होते हैं, MA वाले, MCOM वाले, ठीक है, MSc वाले, उनको इनमें शामिल किया जाता है, स्टूडेंट्स को, जो कि काम करते हैं। इसका उद्देश्य है देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, कमज़ोर लोगों के लिए काम करना। तो ऐसे में सड़क का निर्माण करना, सड़क की मरम्मत, सड़क की सफाई, और अपने आसपास के तालाब वगैरह को बनवाना, साफ करना, पेड़ पौधे लगाना और गड्ढे खोदना, ठीक है, और उसमें वो सारा कूड़ा करकट फेंक देना। और इसके अलावा साफ सफाई के लिए काम करना,
और शिल्प, सिलाई, बुनाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी इनको दिया जाता है कि भाई आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सिलाई बुनाई की। और परिवार कल्याण, बाल देख रेख, बच्चों को कैसे देखना है और कैसे टीकाकरण वगैरह अगर कहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप अपनी क्या सेवा दे सकते हो वो भी आपको सिखाया जाएगा। वृद्धजन जो होते हैं, बूढ़े लोग, वो संवेदनशील क्यों होते हैं? देखो, आर्थिक रूप से बच्चों पर निर्भर रहता है एक जो बुजुर्ग होगा, अकेलापन हो सकता है, ऐसा होता है यार मैं दूसरों पे बोझ ना बन जाऊं। और इसके अलावा शारीरिक शक्ति भी थोड़ी सी कम होती है, हेल्थ थोड़ी सी ख़राब रहती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है। और शहरों में क्या होता है, परिवार का ढांचा बिखर रहा है, जो घर के बुजुर्ग हैं उनको निकाल दिया जाता है घर से, और ये सब चीज़ें हैं। फिर है खराब स्वास्थ्य, उम्र बढ़ने के साथ अनेक बीमारियां आ सकती हैं, जैसे नज़र कमज़ोर होना, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां, और नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, बहरापन हो जाता है, बोल नहीं सकते, कभी कभी गठिया हो जाता है जिससे चल नहीं पाते। यार बुजुर्गों में बहुत दिक्कत होती है ये सब। अब अगला टॉपिक है डिजाइन का। तो कपड़े से रिलेटेड है। डिजाइन दो तरीके के हैं यहाँ पे, एक संरचनात्मक डिजाइन है, एक अनुप्रयुक्त डिजाइन है। संरचनात्मक डिजाइन का मतलब है कपड़े को विभिन्न रूप से काटकर सिलकर पोशाक में संरचनात्मक डिजाइन लाया जाता है। यानी कि कोई फ्रॉक है, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, वो शुरू में ही हो जाएगा, ठीक है, उसकी कटाई ही वैसी होगी कि वो डिजाइन बन जाए। फिर अनुप्रयुक्त डिजाइन क्या है, ये ऊपरी सजावट है। अब वो कपड़ा तो सिल दिया, अब उसके ऊपर सजावट करनी है, लेस लगाना, बटन लगाना, ठीक है, ये होता है। डिजाइन के चार तत्व होते हैं। डिजाइन के अंदर एक तो रंग आता है, एक उसकी बुनावट आती है, उसकी आकृति और उसकी रेखाएं, क्या लाइनें बन रही है, इसको डिजाइन कहते हैं आपके कपड़े का, ठीक है, ये चार चीजों से मिलकर। अगला है म्यूनसेल रंग चक्र के अनुसार रंगों के तीन रूप होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो लाइटनेस होती है, एक तो या तो रंग ब्राइट होगा या डार्क होगा, फिर उसकी सैचुरेशन देखी जाती है, ठीक है, फिर उसका ह्यू देखा जाता है। तो ये चीज़ें आती हैं मुनसेल के रंग चक्र के अंदर, आप ये फोटो याद रखना। मैं आपको बताता हूँ ह्यू का मतलब क्या है। ह्यू रंग का सामान्य नाम होता है, जैसे लाल, नीला, पीला, ठीक है, इसको ह्यू कहते हैं। मान क्या होता है, मान रंग का हल्कापन या गहरापन बताता है, ठीक है। मान यानी कि जो आपका लाइटनेस है, ये गहरा रंग होगा या हल्कापन होगा, ये देखा जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे कि रंग में अगर काला मिलाओगे तो वो रंग काला हो जाएगा, सफ़ेद मिलाओगे तो वो लाइट हो जाएगा। फिर आता है तीव्रता, यानी कि उसकी ब्राइटनेस कितनी है, ठीक है, ब्राइट कितना है, तो ये कितना चमकदार रंग है। जैसे गुलाब का लाल रंग और रक्त का लाल रंग अलग अलग तीव्रता वाला होता है ना डिज़ाइन, अगर आप कभी देखोगे तो गुलाबी वाला जो लाल है वो अलग होगा और रक्त का जो लाल है वो थोड़ा डार्क सा होगा। अब तीन तरीके के कलर होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शियरी कलर। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक कलर में है आपका येलो, रेड, ब्लू, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंडरी में ये सब आते हैं। अब सही इसको अंदर से समझते हैं। देखो रंगों के प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीन प्रकार के रंग होते हैं। प्राथमिक वो रंग होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, किसी के मिलाने से नहीं बनते, लाल, पीला, नीला। द्वितीयक वो कलर होते हैं जब दो रंगों को, दो प्राथमिक रंगों को, ठीक है, दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है। जैसे नीला पीला मिला दोगे तो हरा बनेगा, नीला लाल मिलाओगे बैंगनी बनेगा, लाल प्लस पीला मिलाओगे नारंगी बन जाएगा। तृतीयक वो कलर होते हैं जब एक प्राथमिक और एक द्वितीयक दो को मिलाया जाएगा, जैसे लाल और नारंगी, तो इससे लाल नारंगी बनेगा, लाल और बैंगनी, ऐसे बहुत एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। ये तीन तरीके के कलर्स हैं। फिर है आवर्तिता, यानी कि लय का मतलब क्या होता है। आवर्तिता का अर्थ है डिजाइन अथवा विवरण की रेखाओं, रंगों अथवा अन्य तत्वों को दोहराकर पैटर्न का सृजन करना। यानी कि मान लो आपको बताता हूँ, ये ब्लैक वाला डिजाइन आया, फिर वाइट आया, फिर ब्लैक आया, ये इसको दोहराया जा रहा है, ये आवर्तिता है। यहाँ पे भी आपको ये उतार चढ़ाव ऐसा डिजाइन दिख रहा है, ये भी आवर्तिता है। इससे थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आवर्तिता दोहरा कर आ सकती है या उतार चढ़ाव करके आ सकती है, जो मैंने आपको दिखा दिया। फैशन, फैशन क्या है, एक स्टाइल, ठीक है, जो कि एक टाइम पीरियड आता है जिसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रचलन में होती हैं वो फैशन कहलाता है। शैली क्या है, ये स्टाइल है कि आपकी दिखावट कैसी होगी, ठीक है। फैड्स क्या होता है, ये अस्थायी फैशन होता है, टेम्परेरी, जैसे बैगी पैंट है, ये कभी आती हैं फैशन में, कभी चली जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और क्लासिक एक ऐसी चीज़ है जो कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा सदाबहार। साड़ी पहन लो भाई, हमेशा साड़ी मस्त लगेगी, कुर्ता पजामा पहन लो हमेशा मस्त लगेगा, कोट पैंट पहन लो हमेशा मस्त लगेगा। फिर आता है फैशन संबंधी शब्दावलियाँ, तो ये फेड्स हैं, ऐसी बैगी पैंट पहनना, कटी फटी पहनना, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, हमेशा नहीं रहती। और ये है क्लासिक चीज़ें, साड़ी हो गई, कुर्ता पजामा, कोट पैंट, ये हमेशा पहन सकते हो।
उन 3 प्राथमिक कौशलों का वर्णन कीजिए जो एक फैशन डिजाइनर और व्यापारी के पास होने चाहिए। 3 ऐसी स्किल्स जो एक फैशन डिजाइनर के पास हो। एक तो उसके पास योग्यता होनी चाहिए पूर्वानुमान लगाने की, कौन सा फैशन ट्रेंड में आ सकता है। उसको एनालाइज करना आता हो कि भाई क्या एनालाइज करना है अच्छे से, कौन सी शैली अच्छी है, कहाँ बजट में आप ये काम कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब पता हो। संप्रेषण योग्यता यानी कि उसको कम्युनिकेट करना आता हो, बातचीत करनी आती हो। भाई जो व्यापारी लोग हैं उसको कैसे जनता से बात करनी है, अपना सामान बेचना है, कैसे उसका विज्ञापन करना है। फिर है अब मैं आपको धुलाई के तरीके बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता है वॉशिंग मशीन है, लॉन्ड्री में कपड़े धुलते हैं। तो संस्थाओं के वस्त्रों की धुलाई और देखरेख के लिए बहुत सारे उपकरण होते हैं। धुलाई के उपकरण की बात करें तो हाथ से धुलाई कर सकते हो या फिर मशीनों से धुलाई कर सकते हो। मशीनों के अंदर 3 तरीके की मशीन होती है, हस्तचलित, अर्ध स्वचालित और पूर्णतः स्वचालित। एक तो हाथ से धोगे, दूसरा है आधी सेमी ऑटोमेटिक और तीसरी फुली ऑटोमेटिक। ये देखो, ये हस्तचलित मशीन है, ये अर्ध स्वचालित है, ये पूर्णतः स्वचालित है, यानी कि पूरी जो है आपकी ऑटोमेटिक है। तो इसके अलावा जब धो लोगे तो उसको सुखाओगे। एक तो खुले में सुखा सकते हो, छत पे कपड़े डाल दिए और अब यहाँ अपने बालकनी में, गैलरी में, या फिर ड्रायर का यूज़ करोगे जहाँ पे बहुत तेज़ गति से एकदम हवा आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा फिर कपड़े को इस्त्री किया जाता है। तो बिजली से चलने वाली प्रेस होती है, कोयले से चलने वाली होती है और गैस से चलने वाली होती है। 3 तरीके की प्रेस होती है भाई, जिससे आप कपड़े को प्रेस करोगे। सुखाने में ड्रायर का यूज़ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्या 2 तरीके होते हैं। एक तो है अपेक्षाकृत निम्न तापमान की वायु का उच्च वेग से परिचालन। मीन्स निम्न तापमान है तो ठंडी हवा आएगी बहुत तेज स्पीड से और उससे क्या होगा, आपके कपड़े सूख जाएंगे, ठीक है। फिर आता है उच्च तापमान की वायु धीमी गति से, फुल गर्म एकदम हवा धीरे धीरे आएगी। तो इस प्रणाली में जब वायु जो है शुष्कक में प्रवेश करते हुए ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से निकलेगी, यानी कि जब वो ड्रायर में से ये हवा आएगी तो वो क्या करेगी, छोटे छोटे मतलब उसमें एक ऐसी एक्टिविटी होगी वो जिससे कि मतलब आपका जो कपड़ा है वो धीरे 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 सूखने लगेगा, ठीक है। आप ये इसके पॉइंट्स में लिख सकते हो, इजीली बता रहा हूँ आपको मैं, इजी वर्ड्स में। फिर है अस्पताल। हॉस्पिटल में क्या होता है, अस्पताल में लॉन्ड्री होती है, धुलाई घर होता है। उसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और विसंक्रमण का ध्यान रखा जाता है कि भाई कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए, साफ सफाई से सब धुलाई वुलाई हो। तो कई अस्पताल जहाँ इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है वो उपयोग के बाद फेंक देने वाली सामग्री का यूज़ करते हैं, जिसको डिस्पोजेबल चीज़ें कहा जाता है। कपड़े हो गए या कुछ भी ऐसे हो गए, आप ऑपरेशन करने गए, आपने देखा होगा वो जो डॉक्टर पहनता है वो डिस्पोजेबल होता है, उतार के वो फेंक देता है। तो इनमें कंबल को छोड़कर सभी वस्त्र सूती होते हैं ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में। आप अगर देखोगे सफ़ेद कलर के होते हैं, ठीक है। और अस्पताल के कपड़ों पर धब्बे छुड़ाना और अन्य विशेष परिसज्जाओं जैसे स्टार्च लगाना, सफ़ेदी या इस्त्री करने पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। कपड़ों पर ज़्यादा डिजाइन विजाइन भी नहीं होते कपड़े के, उस पे हॉस्पिटल के कपड़े के। तो अस्पताल में धुलाई के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। अस्पताल के विभिन्न विभागों से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वार्ड्स होते हैं, जैसे कपड़े इकट्ठे करके लॉन्ड्री ले जाए जाते हैं, गंदे कपड़ों को छांट कर अलग किया जाता है, फिर वस्त्रों की धुलाई होती है, फिर वो पानी निकाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है कपड़े को, ठीक है। फिर प्रेस किया जाता है, उसको तय लगाया जाता है, फिर वापस से उसको भेज दिया जाता है पैक करके, ठीक है, जिस जिस डिपार्टमेंट के वो कपड़े थे। अब आता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। क्या होता है, देखो जो घर के काम साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। कमरे को सजाना और कमरे में सारी सुविधाएं हों, ठीक है। और इसके अलावा आजकल कई संस्थाएं हैं, कॉरपोरेट ऑफिस हैं जहाँ पे ये हाउसकीपिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली इसका काम होता है साफ़ सफाई करना, धुले हुए कपड़ों का रखरखाव करना, ठीक है, लिनन तथा ड्रेसों को बदलना, जैसे वो आपकी चादर हो गई और आपके कर्टेन हो गए। होटल के अंदर फूलों की सजावट की व्यवस्था करना, ठीक है, और बाहर गार्डन वगैरह का भी ध्यान रखना। और नियंत्रण डेस्क के माध्यम से प्रमुख कार्यालय, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग, लेखा आदि विभिन्न विभागों में समन्वय संचार स्थापित करना। यानी कि एक इनका डेस्क होता है जो सभी डिपार्टमेंट से ये लोग कांटेक्ट में रहते हैं। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, आप इधर आ जाओ, ये सफाई कर दो, ठीक है, तो ऐसा कोई टच में रहते हैं। और कीट नियंत्रण यानी कि वो डिसइंफेक्टेंट वगैरह स्प्रे करते रहना। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय सभ्यता में अतिथियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार किन शब्दों में निहित है। तो अतिथि देवो भवो कहा जाता है भाई, अतिथियों को देवता का स्थान दिया गया है। फिर रिजॉर्ट पर्यटकों को कैसे आकर्षित करता है। रिजॉर्ट भाई बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ आपको खेल सकते हो, आप वहाँ पे तैर सकते हो, ठीक है, स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं और आप वहाँ पे कई एक्टिविटी कर सकते हो।
फिर है अतिथि चक्र की आगमन पूर्व अवस्था में कौन से क्रियाकलाप किए जाते हैं। अतिथि के आने से पहले भाई कमरे को जो है अतिथि के लिए कमरे तथा अन्य सुविधाओं के रेट देना कि भाई आप आ रहे हो तो ये रेट है कमरे का। अतिथि और होटल के बीच दर पर सहमति बन जाने पर कमरा आरक्षित करना, यानी कि अगर रेट पे वो तय हो गया है, हाँ भाई वो आएगा, तो फिर उसका कमरा बुक कर दो। होटल में बेल बॉय का क्या काम होता है, तो बेल बॉय अतिथियों का सामान कमरे के अंदर तक लेके आता है, रखता है, ठीक है। एक होटल प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक किन कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका काम होता है आने वाले अतिथियों का स्वागत करना। एक पाली का पूरा उत्तरदायित्व, यानी कि एक शिफ्ट होती है उसकी जिसपे वो अपने शिफ्ट में काम करता है, ठीक है। अब दिन रात तो एक ही बंदा नहीं रहेगा ना होटल में। अतिथियों को उनकी बुकिंग के अनुसार कमरा जल्द से जल्द देना। कमरों में आधिपत्य की जांच करना कि कितने कमरे फुल हो चुके हैं, कितने अवेलेबल हैं। अतिथि उद्योग, यानी कि जो आपकी ये जो अतिथियों वाली आज की डेट में जो है कि ये मतलब जो काम धंधा है, ये एक घर से दूर घर की सुविधा के रूप में कैसे विकसित हुआ है कि आप कहीं दूर जाते हो, कहीं रूम लेते हो तो वो भी आपके घर जैसा आपको लगता है ना। ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। लेकिन लोग धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं दर्शन करने, तो लोग होटल लेते हैं, रूम लेते हैं। व्यापार बढ़ने के उद्देश्य से भी लोग अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं, बिजनेस यात्राएं होती हैं। या कोई अपना इलाज कराने किसी दूसरे देश में जाता है तो उसको मतलब होटल में रहना पड़ता है। कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो उसको कभी कभी रूम लेना पड़ता है। तो कुछ लोग विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं अलग अलग कल्चर्स को जानने के लिए, तो रूम लेना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा आप मान सकते हो ट्रेंड में है। लोग बहुत ज़्यादा घूमने फिरने जाते हैं, रूम्स वगैरह लेते हैं। वस्तुओं को खरीदते समय उपभोक्ताओं की क्या अपेक्षा होती है, क्या एक्सपेक्ट करेगा एज अ कस्टमर अगर वो कुछ खरीदने जा रहा है, कि एक तो उसको सही रेट पे सामान मिले, वस्तु के बारे में पूरी जानकारी मिले, प्रमाणिक वस्तु सही सामान मिले, सेवाएं उसको अच्छी मिले, अच्छी गुणवत्ता का सामान मिले, शुद्ध हो, उसमें मिलावट ना हो, सही से उसको तोल के दिया जाए, ऐसा ना हो कि भाई कम तोला है। दुकानदार जो है नैतिकता के साथ, अच्छे मॉरल्स के साथ बात करे। एक उपभोक्ता को क्या समस्या आ सकती है, हो सकता है उसको ख़राब क्वालिटी का सामान दे दे, कोई मिलावटी सामान दे दे, कुछ महंगा दे दे, या फिर उसको जानकारी अधूरी दे दे, या फिर गलत जानकारी दे दे, या तोल के समय गलती कर दे, या नकली जाली उत्पाद उसको कोई चिपका दे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, आप ये इसमें लिख सकते हो एक उपभोक्ता की समस्या। उपभोक्ता के कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या अधिकार हैं। एक तो सुरक्षा का अधिकार है, सूचित किए जाने का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सुने जाने का अधिकार है, शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार है, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। वन बाय वन समझते हैं। सुरक्षा के अधिकार का मतलब है आप जो भी चीज़ें ले रहे हो वो सुरक्षा के साथ आपको मिले, आपके जीवन के लिए हानिकारक ना हो, ठीक है। और सूचित किए जाने का अधिकार का मतलब है आप जो भी चीज़ लेने जा रहे हो उसकी क्वालिटी, उसकी मात्रा, उसकी क्षमता, उसकी शुद्धता, उसका मूल्य क्या है, उसकी जानकारी आप ले सकते हो दुकानदार से, वो आपका राइट है, आप पूछ सकते हो कुछ भी लेने जा रहे हो। आपको चयन का अधिकार है, कोई दुकान वाला आप कोई चीज़ आपको चेप नहीं सकता, भाई आपको पसंद है लो, नहीं पसंद आप जाओ, आप चूज कर सकते हो, 10 कपड़े निकलवा सकते हो। सुने जाने का अधिकार, यानी कि कुछ गलत होता है आपके साथ तो आपको कंज्यूमर कोर्ट्स में आपके लिए सुना जाएगा, आपका कल्याण होगा। शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार है, आपकी कोई शिकायत है, ठीक है, तो आपका निवारण किया जाएगा शिकायत का। कोई भी गलत सामान आपको दे दिया गया है, कुछ ऐसा हुआ है तो उसके लिए वो आपकी क्षतिपूर्ति भी करेगा, नुकसान हुआ है तो भाई उसको पैसे देने पड़ेंगे जिसने वो गलत काम किया है। फिर उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी कि हर कंज्यूमर को ये शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे कि अपनी समस्याओं का समाधान वो कर सके, ताकि कोई लूटा ना जाए। और अगर उसको पता होगा तो भाई वो आगे से सामान भी आप लोगे तो आप जागरूक रहोगे। कहते हैं ना जागो ग्राहक जागो। तो कुछ मानक चिन्ह थे जो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे पढ़ा दिए हैं, और अगर उसको थोड़ा और डिटेल में जाना है तो ISI का मार्क होता है जो कि आपका मिनरल वाटर, पीने का पानी, दूध का पाउडर वगैरह, चाय कॉफ़ी बिस्किट पे वो ISI का मार्क होता है। एग मार्क होता है जो एग्रीकल्चरल सामान पे आता है, आटा घी तेल बेसन। फिर FSSI का मार्क होता है जो सभी खाने की चीज़ें होंगी उस पर वो देखने को मिलेगा। वूल मार्क का मार्क होता है जो ऊनी कपड़ों पर होता है, देखो ये वूल मार्क है, ठीक है, ये ऊनी कपड़ों पर होगा। FSSI है हर खाने की चीज़ पे होगा। एग मार्क है हर कृषि के उत्पाद पर होगा। ISI है पानी दूध कॉफ़ी पर होगा, ठीक है। ये जो हॉल मार्क है सोने पर होगा। सिल्क मार्क सिल्क के कपड़े पर होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा विकास संचार क्या है, ठीक है। विकास संचार को हम समझते हैं कि आखिर ये क्या है और विकास में इसकी क्या भूमिका है। तो विकास संचार बेसिकली आप अगर यहाँ पे देखोगे
विकास संचार कला तथा मानवीय संचार का वह विज्ञान है जिसका उपयोग किसी अभावग्रस्त समाज के विकास की गति को तीव्र करने, यानी कि कोई ऐसा समाज जो बहुत अभाव में है, बहुत परेशानी में है, तो उसका विकास करना है। तो ठीक है, ऐसा संचार है ये। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, सामाजिक आर्थिक विकास और व्यक्तियों तथा सामान्य जन समुदाय की सुख शांति को मतलब ठीक करना, उनको सूचना देना, शिक्षित करना, ये बेसिकली इसका काम होता है विकास संचार का, कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनका विकास करना है। तो संचार के विभिन्न माध्यमों से लोग अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लोग अपनी बातें ही नहीं पहुंचा पाएंगे तो उनका कैसे भला होगा। तो ऐसे में सरकारी एजेंसियां जब ही रिस्पॉन्स देंगी ना, जब उनकी बातें वो सुनेंगी। तो किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का विकास करना है तो बेसिकली उसमें संचार के माध्यम तो चाहिए, जिससे समाज में सुधार आएगा। जब उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, सरकार भी निवारण करेगी, तो विकास संचार बहुत ज़रूरी है। फिर है समुदाय रेडियो आकाशवाणी से किस प्रकार भिन्न है। देखो, एक तो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी अलग है, समुदाय रेडियो अलग है। समुदाय रेडियो में क्या है, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा और इंटरेक्टिव है, किसी विशेष समुदाय से आप बातचीत कर रहे हो। ठीक है, एक रेडियो क्या है कि नॉर्मली उसमें सब चल रहा है, एक समुदाय रेडियो बेसिकली उस कम्युनिटी के बारे में एक रेडियो है। तो स्थानीय रेडियो स्टेशन की ये जो अवधारणा है, ये कोई फ़ायदे के लिए नहीं है, बल्कि समुदाय के जो गरीब लोग हैं, जो लोग मतलब लड़के लड़की में डिफरेंस हो रहा है किसी समुदाय में, ऐसे स्वास्थ्य स्वच्छता की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कम हो, इसके लिए ये रेडियो चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए। और बेसिकली आकाशवाणी तो ऑल इंडिया रेडियो है, पूरे देश के लिए है, वो तो सरकार द्वारा चलाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। फिर आईसीटी का उपयोग विकास संचार के सशक्तिकरण उपकरण के रूप में किया जाता है। देखो, विकास संचार मैंने आपको बताया ना, अब उसमें आईसीटी तो चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बिना संचार कैसे होगा। तो बेसिकली कंप्यूटर, वीडियो, टेलीफोन, फैक्स मशीनें, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, इसी से ही तो वो मैसेज पहुंचाया जाता है। कि मोबाइल से क्या है कि दुनिया छोटी हो गई है, आप कोई भी डिटेल्स इधर से उधर पहुंचा सकते हो। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान भी मोबाइल फ़ोनों ने बाजार, सामाजिक व्यापार, सार्वजनिक सेवाओं को सक्षम कर दिया कि भाई पेमेंट करनी है, ले मोबाइल। सरकार द्वारा कोरोना की जानकारी सारी मोबाइल पर दी जाने लगी, और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, बैंकिंग की जो सुविधा है वो आसान हो गई है। ठीक है, रोजगार वगैरह आप लोग घर से कर रहे हैं, और शिक्षा की सामग्री अब इंटरनेट पे अवेलेबल है, फ़ोन के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। स्कूल महाविद्यालयों में टीचर्स लोग जो हैं वो आईसीटी के ये यूज़ करके जो है आपको पढ़ा भी रहे हैं, परीक्षाएं भी आपकी ऑनलाइन हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप 5 पॉइंट लिख सकते हो, छठा सातवां लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इतना था, आप प्री बोर्ड में आप कर लोगे तो आपको भाई कुछ नहीं पढ़ा है ना, इतना आप कर लो। और वीडियो पसंद आई, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक लिखें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।